morning students. We again resume with our class and today we are going to start our new lesson and that is written by Sharat Chandra Chatterjee, a story named Drought. We talk about the writer. Sharat Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer. Now you can see about the writer. Sharat Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of early 20th century. Most of his works deal with the freestyle tragedy struggles of village people and contemporary social practices that prevail in Bengal. तो बंगाल के अंदर जो प्रचलित कुप्रथाएं थी या उस समय समाज की क्या परिस्थितियाँ थी, समाज की क्या व्यवहार में रीति रिवाज होते थे, गांव के लोग कैसे संघर्ष करते थे, उन्हीं सब चीज़ों पर आधारित ये जो है हमारा लेसन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। इट वॉज अ स्मॉल विलेज। गांव का नाम काशीपुर था, छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। और यहाँ पे देखिए एक व्यंग लिखा हुआ है, अगर आप समझ पाएँ तो, कि जितना छोटा गांव था उससे भी छोटा ज़मींदार था। ज़मींदार कभी छोटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उसके मन की बात बताई जा रही है कि कैसा उसका मन था। उसका मन बहुत छोटा था। येट हिज टेनेंट्स डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम। और उसके जो भूमिहर मजदूर थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने किसी भी प्रकार से खड़े हो सके या उसका विरोध कर सके। ही वॉज सो रुथलेस। वो इतना निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून। दोपहर का समय था। तारक रत्न। अब तारक रत्न जो है इसका दूसरा कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर तो जमींदार हो गया। जमींदार का नाम शिबू बाबू है, नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो तारक रत्न, ये वहाँ गांव का पुजारी है। तारक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। तो वो जमींदार के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पे वो पूजा करके आ रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई। मई का लगभग अंत का समय चल रहा था। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड, कहीं पर भी बादल का एक टुकड़ा भी कुड नॉट बी सीन इन द स्काई। मई का समय चल रहा था। तो मई जून वो समय होता है जब बारिश हो जाती है, मुख्यतः बंगाल में शुरू हो जाती है, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर भी काला बादल नज़र नहीं आ रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट स्पॉट फायर। और वर्षाहीन जो ज़मीन थी, टुकड़े जो ज़मीन में से जो उसमें से आग उगल रही थी। द फील्ड इन फ्रंट, जो सामने खेत जो थे वो फैले हुए। आउट टू द होराइजन हैड ब्रोकन अप इनटू 10,000 ऑफ फिशर्स। ज़मीन जो थी अब कई हज़ारों टुकड़ों में फट गई थी। ज़मीन जो फट जाती है उसको फिशर बोलते हैं। ज़मीन आपने देखी होगी, सूखी ज़मीन तड़कने लग जाती, फटने लग जाती है। फिशर्स in the burning blaze, and it looked as if though the life blood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as a smoke. जब उन फटी हुई ज़मीन को देखते तो अंदर से कंटिन्यूस भाप निकलती है। उसको देख कर के लेखक ने ये कहा है कि ऐसा लगता था जैसे धरती माता का जो खून है वो उसमें से भाप बन करके निकल रहा है। If one gazed long at its rising flame like sinuous movement, और उसकी जो अगर मूवमेंट को कोई देखता था, उसकी जो भाप निकलने की थी, इट लेफ्ट विथ हिम एज इट इट वेयर डेज्ड विथ ड्रंकननेस। तो उसको देख कर के व्यक्ति जो है वो अर्ध निद्रा में या बेहोशी की अवस्था में या ऐसी अवस्था में आ जाता, जैसा लगता जैसे उसने ड्रंकननेस, शराब के नशे में वो चूर हो गया है, ऐसा उसका सिर भारी हो जाता। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और उन्हीं ऐसे खेतों के अंत में जहाँ पे सड़क थी, बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर। और वैसे ही एक सड़क किनारे घर था गफूर का। द वीवर, वो जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वेर इन द रूइंस। अब जो मिट्टी की जो दीवारें जो थी वो पूरी तरह से रूइंस का मतलब बर्बाद हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड, उसका जो आंगन था, टच्ड द पब्लिक हाईवे। आंगन जो था वो आंगन नहीं रहा था, अब रोड के बिल्कुल खुला हो गया था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई। अब अंदर घर में जो एकांत था
वो बाहर गुजरने वालों की मेहरबानी पे था। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई बाहर गुजरने वाला घर में नहीं देखता था तो वो एकांत होता था, और वो घर में देखता था तो उसकी जो प्राइवेसी है, जो उसका एकांत है, वो छट जाता था, यानी कि हर कोई झांक के जाता था अंदर। हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्ना। और तभी तारक रत्ना ने पुकारा। अब ये तीसरा कैरेक्टर आ रहा है गफूर, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, कि तभी किसी ने पुकारा, गफूर क्या कोई घर में है क्या? स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, वो भी एक सड़क के किनारे, एक पेड़ के किनारे खड़ा हो गया। उसने कहा कि गफूर क्या कोई अंदर है? वॉट डू यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए? फादर इज़ डाउन विथ फीवर, पिताजी बुखार से लेटे हुए हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, ये अगला कैरेक्टर है, अमीना नाम है इसका, 10 वर्ष की बच्ची है, ये गफूर की बेटी है। एज 10 अपेयरिंग एट द डोर, तो वो बच्ची जो है वो दरवाजे पे आई और उसने कहा कि पिताजी तो बुखार से सोए हुए हैं। फीवर कॉल दैट स्काउंडर, उसने कहा बुखार, उस दुष्ट को बुलाओ। तारक रत्ना शाउटेड, तारक रत्ना चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉड गफूर आउट, और बाहर जो आवाज़ हो रही थी इतनी, इससे गफूर बाहर आ गया। शिवरिंग विथ फीवर, बुखार से वो कांप रहा था। ए बुल वॉज टाइड टू ओल्ड आकाशिया, एक पुराना सा लकड़ी का ठूठा पेड़ जो था, वहाँ पे एक बैल बंधा हुआ था। दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, तो एक पुराना लकड़ी का जो कह सकते गट्ठर जो था या लकड़ी का तना था, वो जो दीवार के सहारे खड़ा हुआ था, उस पर उसने उसको बांध रखा था, टूटी हुई दीवार के सहारे। वॉट डू आई सी देयर, मैं क्या देखता हूँ? डिमांडेड तारक रत्ना, तो तारक रत्ना ने कहा मुझे क्या दिख रहा है ये बताओ। इंडिकेटिंग द बुल, उस बैल की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, तुमको पता है ज़मींदार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन, उसका चेहरा जो था पुजारी का वो लाल हो गया था उस अपमान को देख करके। और दूसरा क्यों? एंड द हीट, और उस गर्मी के कारण, उस सूरज की गर्मी के कारण, ऑफ द सन। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श, तो ये तय था कि इतनी गर्मी में खड़ा होकर के पुजारी के कोई मीठे शब्द तो या मधुर शब्द तो निकलने नहीं थे, तो उसके वाणी जो थी वो तेज़ होने वाली थी। बट गफूर सिंपली लुक एट हिम, लेकिन गफूर ने केवल उसकी तरफ बड़ा साधारण तरीके से देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट्स ऑफ द हिज वर्ड्स, और उसकी बातों को वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। वेल सेड तारक रत्न, तब तारक रत्न ने कहा, आई सो, तारक रत्न ने कहा, आई सो इट टाइड देयर इन मॉर्निंग, मैंने सुबह देखा तब ये बैल यही बंधा हुआ था। एंड इट्स स्टिल देयर, ये अभी तक यही बंधा हुआ है। इफ़ द बुल डाइज, अगर ये बैल मर गया, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो मालिक तुम्हें तुम्हारी खाल उधड़वा देगा, जिंदा चमड़ा उधड़वा देगा। व्हाट्स शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, तब गफूर ने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कई दिनों से बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसको चराने भी नहीं ले जा सकता। आई एम सो इल, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम उसको खुद चरने नहीं छोड़ सकते? चरने के लिए भी जैसे गायों को गाँव में छोड़ते हैं, वैसे इसको चरने के लिए छोड़ दो। वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, उसने कहा मालिक मैं इसको कहाँ भेजूँ? पीपल हैवन थ्रेश देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपना धान जो है वो नहीं काटा है। इट इज़ स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, अभी भी खेतों में धान पड़ा हुआ है। द स्ट्रॉ हैजन बीन गैदर्ड, और भूसा भी लोगों ने अभी तक इकट्ठा नहीं किया है। एवरीथिंग इज़ बर्न टू सिंडर्स, और बाकी जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ सब कुछ जल के कोयला हो गया है। देर इज़ेंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर एक घास का तिनका भी नहीं है। वेयर कैन आई लेट हिम लूज, मैं इसको कहाँ छोड़ूँ फादर? ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, इसको छोड़ दूंगा तो किसी के खेतों में घुस जाएगा और वहाँ पे किसी के धान में मुंह मारेगा, और ईटिंग समबडी स्ट्रो, या किसी का भूसा चारा खा जाएगा। ये बात सुन करके तारक रत्न थोड़ा नरम पड़ा। तारक रत्न सॉफन अ लिटल, सॉफन का मतलब नरम पड़ गया। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, इसको आसपास कहीं छाया में बांध दो। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रो, और उसको एक आध पूड़ा चारे का खाने के लिए दे दो। और टू मंच, मंच का मतलब चबाने के लिए, इसको एक दो पूड़ी चारा दे दो। हैजंट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाया है? वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, इसको चावल का पानी दे दो पीने के लिए। लेट हिम ड्रिंक। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वो बिना असहाय रूप में तारक रत्न को देखता रहा। एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, और उसके अंदर से एक आह निकल गई।
आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे लगता है तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, तारकरत्न ही कह रहा है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ योर स्ट्रो, तुमने अपने हिस्से के भूसे का या चारे का क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, अपना पेट भरने के लिए तुमने इस जानवर का चारा बेच दिया। नॉट सेव्ड इवन अ बंडल फॉर द बुल, और उसके लिए एक बंडल भी या एक गठरी भी चारा नहीं छोड़ा। हाउ कॉलस यू आर, कितने स्वार्थी हो तुम, कितने निष्ठुर हो तुम। सो ये यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। कल हम इसके बाद पढ़ेंगे गफूर पे जब ये आरोप लगाया गया तो कैसे गफूर अपनी स्पष्टीकरण दे रहा है। तब तक इसको वापस लेसन को पढ़े और मीनिंग्स जो हैं वो आप देखें। ओके, तो टुमारो वी विल अगेन रिज्यूम विथ अवर क्लास, और हम वापस अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगेन रीड द लेसन, और कल हम पार्ट 2 करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फ्लक्स के बारे में रिवाइज कर रहे थे वापस कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, या हम कह सकते हैं लिंक परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फ्लक्स डिपेंड करता है वो क्राउडिंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, कि वहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस है, कितनी फील्ड लाइंस पास है। अगर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास होगी तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है। तो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला, ये एक सरफेस है, ये फील्ड लाइंस है, ये ठीक है। तो अब यहां पर लाइंस की क्राउडिंग कैसी है, ज्यादा, डेंसिटी कैसी है, ज्यादा, तो हम कहेंगे इसके यहां पर फ्लक्स कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि कितना 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, यानी कितनी फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, 6। तो यहां पर फ्लक्स कितना है, 6 है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका जो फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या बनाया हमने, E डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, स्ट्रेंथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया, एक एरिया लिया, ये वाला, ये। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है, कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है वो सरफेस से नॉर्मल नहीं है, सरफेस से नॉर्मल नहीं है या सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या अब इस सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा, तो इस सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा, पर किसके कारण होगा, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल, कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ये इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है और एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा। तो यहां पर फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा, तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, पर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। कितने एंगल से झुकी हुई है फील्ड लाइंस, थीटा एंगल से झुकी हुई है। तो यहां पर फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो फ्लक्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस एरिया वेक्टर के नॉर्मल या इस एरिया वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर 2 कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पर, इस थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ई कोस थीटा,
कौन सा होगा, ई cos थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ई sin थीटा। अब दोनों कंपोनेंट में देखो कि दोनों कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ई cos थीटा। तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट के कारण होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ई cos थीटा के कारण होगा। कितने कारण होगा, ई cos थीटा। तो इस वाली सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया ए और cos थीटा, ई ए cos थीटा। तो ये जो cos थीटा है, ये जो थीटा है क्या है, एंगल किसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, थीटा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर फ्लक्स बना रहा है, तो ई cos थीटा। और ई cos थीटा, इस cos थीटा ये वाला और ये क्या है हमारा एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों एलोंग एक दूसरे के, तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है थीटा की वैल्यू, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। कितनी होती है, 1। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो इस वाली सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो हुआ ई ए cos थीटा। कितना हो गया, ई ए cos थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना हम सीख रहे हैं धीरे धीरे कि मैथमेटिक्स से हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसे कि एक सरफेस है आपको दे रखी है, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है, r है। अब इसका रेडियस r है। अब ये जो सर्कल आपको दे रखा है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर हम जानते हैं कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल, यानी ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहां से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, अब ये जो रेडियस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, ये है इसका एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा दे रखा है। अब इस वाली सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो या इसके लिए आप क्या करोगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फाई, और फाई इज इक्वल टू क्या कर लोगे आप, ई डॉट ए। क्या कर दिया आपने, ई डॉट ए कर दिया। अब आप यहाँ पर जानते हो कि ये फाई का फॉर्मूला हमने निकाला था, ई ए cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, फाई इज इक्वल टू ई, और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया। अब एरिया कितना है, अब ये सर्कल है, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो आपने कर दिया पाई आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दोगे आप cos 30। क्या लिख दिया आपने, cos 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो इन दोनों के बीच का गिवन है, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आपको लेनी है वो थीटा की वैल्यू के बीच की लेनी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का थीटा लेना है, और इन दोनों के बीच का थीटा कितना है, तो अगर ये 30 है, पूरा कितना है 90 है, तो ये थीटा कितना होगा 60। यानी आपको यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, आपको 60। कौन सी लेनी है, 60 लेनी है। तो यहाँ पर आप 60 वैल्यू लोगे, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे कि कोई सरफेस दे रही कि आपको, ये सब सारी कौन सी सरफेस होगी, 2D सरफेस होगी। कौन सी होगी, 2D सरफेस। अब अगर हमने कोई 3D सरफेस ले ली कि ये कोई एक 3D सरफेस है हमारी, ये क्यूब हमने ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हम बीच में डायग्राम को खराब नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा शो कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब के साथ लिंक हो रही है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने वापस ले लिया। अब इसके पास टोटल फेस कितने हैं, टोटल सरफेस कितनी है, टोटल फेस है हम जानते हैं कितने, 6 फेस है, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6।
ठीक है। तो कितने फेज है? 6 फेज है। तो ये जो फील्ड लाइंस लिंक हो रही है वो कितने के साथ हमको फ्लक्स निकालना है? इस वाली सरफेस का निकालेंगे हम। कौन सी सरफेस का निकालेंगे सबसे पहले? तो फर्स्ट सरफेस, ये जो बाहर वाली सरफेस है ये सेकेंड सरफेस, और ये जो उधर साइड वाली सरफेस है थर्ड सरफेस, और ये जो पीछे वाली सरफेस है वो कौन सी होगी? फोर्थ होगी। अब एक कौन सी होगी? तो एक नीचे वाली होगी ना, एक कौन सी होगी? ऊपर वाली। यानी टोटल कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है या 6 फेस है। और 6 फेज के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो हमको निकालना है, और फिर हर फेज के साथ जितना आएगा हम इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो पूरे इस क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब देखो कि ये फील्ड लाइंस जा रही है, फील्ड लाइन जा रही है। सबसे पहले अब इस डायग्राम को मैंने सेम एज इट इज पकड़ा जैसे आपको यहाँ बनाया ऐसे। अब फील्ड लाइन जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस वाली सरफेस, जो सरफेस फर्स्ट है, तो सरफेस फर्स्ट के साथ जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा आएगा? 5-1 ले लिया हमने, 5-1 ले लिया। अब ये जो 5-1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो इस सरफेस के साथ फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये रही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा, ये ऐसे जा रहा है। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? सरफेस से नॉर्मल यानी बाहर की तरफ, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा 5-1 की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस होती है। तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा है, फाई इज इक्वल टू कौन सा हो गया? EA cos थीटा, ठीक है। अब ये जो थीटा है वो कितना है? 180 है, और cos 180 कितना होता है? तो cos 180 इज इक्वल टू -1। कितना होता है? -1। तो 5-1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? -5, ठीक है। यदि जो फ्लक्स इस वाली सरफेस के साथ जो लिंक होगा वो कितना होगा? माइनस होगा, ठीक है। अब इस वाली सरफेस से निकालेंगे। अब इस वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे होता है? सरफेस से नॉर्मल यानी बाहर की तरफ ये वाला, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा है? ये वाला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा, और इसका जो क्या बन रहा है? एरिया वेक्टर बन रहा है वो कैसा है? बाहर की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये इसका, यानी कुछ इस टाइप से। ये जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये क्या है? एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो जो सेकंड सरफेस है ये वाली सरफेस है, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 0, ठीक है। अब इस वाली थर्ड सरफेस के साथ निकालेंगे तो फर्स्ट सरफेस का जो फ्लक्स है वो कितना आ गया? 5-1 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में आएगी, और जो 5-2 है और वो 5-2 कितना आ गया? 0 हो गया। अब इस वाली सरफेस के लिए निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ये वाला, कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0, और 0 हो गया तो जो 5-3 होगा वो कैसा होगा? प्लस। कैसा है? प्लस हो गया, ठीक है। वैसे वैसे सेम एज इट इज ऐसे इस वाली सरफेस के लिए निकालेंगे। इधर इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90, और cos 90 कितना? तो 0, यानी इसके साथ कितना हो गया? 0। अब इस वाली सरफेस के साथ निकालेंगे तो ये इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लेना हमको आउटवर्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसा। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। फ्लक्स कितना लिंक हुआ? 0। तो इसके साथ भी फ्लक्स 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, और इन दोनों के साथ फ्लक्स लिंक हुआ, पर एक के साथ पॉजिटिव हुआ और एक के साथ नेगेटिव हुआ। तो इस पूरी क्लोज्ड सरफेस के से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा? तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। सभी सरफेस का एरिया कैसा है? बराबर है। तो यहाँ पर इस वाली सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो माइनस हुआ, और इस वाली जो सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कैसा हुआ? प्लस हुआ। तो नेट फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस के साथ, क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक हुआ वो कितना हो गया? तो फाई ई क्लोज्ड कितना हो जाएगा? 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-5 प्लस 5-6। 6 सरफेस है। तो फर्स्ट वाली सरफेस के साथ कैसा हुआ? माइनस हुआ। सेकंड वाली सरफेस के साथ 0 हुआ। थर्ड वाली सरफेस के साथ कितना हो गया? प्लस हो गया। और बाकी सबके साथ कितना हो गया? 0। तो जो नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक हुआ वो कितना हो गया? तो 5 क्लोज्ड कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है मैथमेटिक्स से, कि हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपको कोई दूसरी सरफेस दे दी, कि जैसे कि ये एक सरफेस दे दी आपको, जिसको आप जानते हो सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल सरफेस दे दी आपको,
क्लोज्ड सरफेस है, पैक है। अब यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी है, ये ऐसी फील्ड लाइंस है, ये ऐसी फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितनी सरफेस है, तो यहाँ पर थ्री सरफेस है। एक ये सरफेस है, ये वाली, ठीक है, एक सरफेस ये है, तो इसको नाम दे दिया हमने S1, इस वाली सरफेस। अब दूसरी सरफेस कौन सी है, तो ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, यानी ये वाली सरफेस कर्व सरफेस, तो ये होगी S2 और ये होगी S3, ठीक है। अब S1 का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस का कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और ये जो सिलेंडर है कौन सी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस यानी 3D सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी ये हो गया। इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये हो गया। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा कर्व सरफेस का वो कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मली, और इधर वाली सरफेस का भी कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मली। तो अब जो फ्लक्स लिंक होगा इस क्लोज्ड सरफेस के साथ वो कितना होगा, तो इस वाली सरफेस के साथ कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा और ये इसका एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया 180, यानी जो फ्लक्स इस वाली सरफेस के साथ जो लिंक होगा वो कितना हो जाएगा -5, जो भी लिंक होगा कितना होगा माइनस में। इस वाली सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये इसका हो गया एरिया वेक्टर और ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक हुआ 5-2 और 5-2 कैसा पॉजिटिव है। अब इस वाली सरफेस के साथ यानी कर्व सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा और ये बन गया इसका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो इस कर्व सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कैसा, ये प्लस में ये माइनस में, तो जो टोटल फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ वो कैसा हो गया 0 हो गया। अब ये 0 होने का कारण क्या है, तो यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए वो कैसे लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां पर वेरिएबल लेंगे कि जैसे कि x के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, यानी ये जो माइनस फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, जो प्लस फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, तो नेट फ्लक्स यहां पर कुछ ना कुछ होगा। पर हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब ये भी एरिया और दोनों एरिया कैसे सेम है और दोनों के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कैसा है, एक के साथ प्लस और एक के साथ कैसा हो रहा है माइनस हो रहा है, तो फ्लक्स इसके साथ जो लिंक होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि क्लोज्ड सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होता है और वो कितना होता है, हम उनको कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया है वो कितना है, तो ई एरिया वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और डॉट किसका होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होगी वो यूनिट कितनी होगी, तो यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है, तो इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। और एरिया की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स है तो फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आएगी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी, फ्लक्स की। तो फ्लक्स की ये क्या होगी, यूनिट होगी, इसके हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब हम जो देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम देखेंगे हमारा गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, गॉस थ्योरम। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे कि कोई ये इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये ऐसे। तो इस पूरी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हमने देखा कि ये जो एक स्मॉल सरफेस है, अब पूरी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करता है वो फाई है, तो इस स्मॉल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा है, ये रहा।
अब ये सरफेस स्मॉल सरफेस हमने ली है, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ds, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इस स्मॉल सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सरफेस से नॉर्मल। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज ये इसका एरिया वेक्टर है जिसको हम बोलेंगे ds। क्या बोलेंगे, ds। तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वो कितना हो जाएगा, d फाई, और d फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाई ds, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अलोंग हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो जो फ्लक्स लिंक होगा d फाई वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर डॉट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी कब आती है, जब प्रोडक्ट कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना हो गया, ये हो गया। अब पूरी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो हमने एक स्मॉल सरफेस ये ली, एक स्मॉल सरफेस ये ली, एक स्मॉल सरफेस ये ली, और एक स्मॉल सरफेस हमने ये ले ली, ठीक है। यानी इसके जितने भी टुकड़े ds टुकड़े हो सकते उतने हमने टुकड़े किए, सबके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो हमने कैलकुलेट किया, और फिर सभी ds के कारण जो फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा, स्मॉल सरफेस के कारण जो फ्लक्स लिंक होगा यहाँ पर, उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, जोड़ना, या हम कह सकते हैं फिजिक्स में उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो हमने फ्लक्स के लिए, टोटल कुल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, d फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, d फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, ed डॉट ds, ठीक है। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। तो पूरे टोटल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो आ गया। अगर ये सरफेस कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक रिंग पहना दी, तो रिंग से क्या हो गया कि ये जो सरफेस है वो सरफेस कौन सी है, क्लोज्ड सरफेस है। तो हमने क्या किया, क्लोज इंटीग्रल किया। क्या किया, क्लोज इंटीग्रल eds। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज इंटीग्रल eds, ठीक है। अब हमारे बात करते हैं हम गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये कोई चार्ज है प्लस q, इसको हमने एक स्फीयर के अंदर बंद कर दिया, एक स्फीयर के अंदर हमने बंद कर दिया। ये एक स्फीयर है, स्फीयर। अब स्फीयर कैसा, फुटबॉल मान लो, एक फुटबॉल है, और फुटबॉल कैसी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। यानी एक प्लस क्यू चार्ज है, उसको हमने इंक्लोज्ड कर दिया, किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर हमने इंक्लोज्ड कर दिया, ठीक है। अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस होती है प्लस से कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। प्लस से जो फील्ड लाइंस निकलती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसके ये जो सरफेस है, कौन सी सरफेस है, एक तरह का स्फीयर है, और इस सरफेस को हम कौन सी बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। कौन सी सरफेस बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। तो इस सरफेस के साथ ये इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, और क्यू चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही है। और सारी फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है, तो हम देखते हैं कि जब हम रेडियली लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा सरफेस की कैसी होती है, नॉर्मल होती है। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो इस स्फीयर के सरफेस की कैसी है, परपेंडिकुलर, इसके साथ क्या हो रही है, लिंक हो रही है। तो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, और वो जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो हमने देखा कि ये जो स्फीयर है इसकी स्मॉल सरफेस हमने ले ली, जैसे कि ये स्मॉल सरफेस हमने ले ली, ये जो स्मॉल सरफेस ले ली स्फीयर की, जिसको हमने बोला ds, ठीक है। अब यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसका जो एरिया वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, सरफेस से नॉर्मल।
कैसा है, सरफेस से नॉर्मल। अब ये जो सरफेस, स्मॉल सरफेस हमने ली है, इस स्मॉल सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा सरफेस से नॉर्मल, यानी यहां पर क्या आ गया, इसका एरिया वेक्टर ds। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के एलोंग है, और अगर दोनों एक दूसरे के एलोंग है तो इस स्मॉल सरफेस ds के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल, और वो जो d फाई होगा स्मॉल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, तो d फाई इज इक्वल टू EDS। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, cos और cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 है। थीटा की वैल्यू अगर यहां पर 0 है तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, d फाई, और d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। कितना हो गया, E डॉट ds, या हम इसको लिख सकते हैं कि यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा d फाई वो कितना हो जाएगा, EDS। कितना हो जाएगा, EDS। ठीक है, अब इस स्मॉल सरफेस का निकालेंगे, इस स्मॉल सरफेस का निकालेंगे, इस स्मॉल सरफेस का निकालेंगे, टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, फाई, यानी डी फाई का हमने क्या कर दिया, टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि सरफेस कैसे क्लोज है, तो यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, E डॉट ds। किसका हो गया, E डॉट ds का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमारी पूरी सरफेस का फ्लक्स आ गया। तो गॉस ने इसके बारे में क्या कहा था, तो गॉस ने कहा था कि अगर इसके अंदर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, तो इस पूरी सरफेस के साथ, इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू कितना होगा, कि इसके अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज का कितना 1/ε0 टाइम्स, कितना 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस बॉडी या दिस क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, यही क्या होता है हमारा गॉस थ्योरम, जिसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यूस करेंगे, या क्योंकि यहाँ पर समय इजाजत नहीं दे रहा आगे के लिए, तो नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास या प्रीवियस क्लास तक अपन ने तंत्रिका तंत्र का अपना चल रहा था लेसन, जिसके अंतर्गत अपन ने मस्तिष्क को स्टार्ट कर लिया था, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। और ब्रेन किसके अंदर आ रहा था, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। और ब्रेन को हमने स्टार्ट किया था और ब्रेन की कुछ विशेषताएं लिख ली थी कि कपाल की करोटी में सुरक्षित रहता है, इसका वजन 1.5 किलो होता है, इसके अंदर दूसरे द्रव्य पाए जाते हैं, इसके अंदर को है ना श्वेत द्रव होते हैं, कई सारी चीज़ें अपन ने इसके बारे में लिख ली थी। इनके ऊपर 3 झिल्लियाँ पाई जाती है जिससे वो बाहरी आघातों से रक्षा होती है इसकी। उन 3 झिल्लियों के बारे में अपन दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका, इस तरह से उनको पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन मस्तिष्क के डायग्राम और मस्तिष्क के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सीधे आ जाएं अपन मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में तो अपन लिख चुके हैं, इसकी इनिशियल जो लाइनें होती हैं, इसकी स्टार्टिंग जो चीज़ें होती हैं, प्रारंभिक मस्तिष्क कैसा होता है अपन देखने में, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि यही एक ऐसा पार्ट है जो आपकी ऑफिस की तरह काम करता है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिस कंट्रोलर है उस तरह अपना ये मस्तिष्क भी एक कंट्रोलर और कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। यहीं से सारा कुछ समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, की जा रही है। इसी से पूरी बॉडी को चलाया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी अंग प्रत्यंग क्यों नहीं हो, चाहे बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन क्यों नहीं हो, हर ऑर्गन यहीं से कंट्रोल है। चाहे वो आपकी आइज हो, माउथ हो, नोज हो, ईयर हो, हैंड, लेग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन सिस्टम और अ ब्रेन। ठीक है, तो यहीं से सिस्टम पूरा कनेक्ट है। और इसी ब्रेन से कनेक्ट कौन सा होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, जो आपको इस पार्ट के अंदर पढ़ना है। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट चल रहा है, लेकिन उसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 चीजें आती है। अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद मेरुरज्जु पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क की इनिशियल चीजें लिख ली थी, अब मस्तिष्क के डायग्राम के बारे में देखते हैं, कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, कौन सी चीज कहाँ होती है। अगर डायग्राम को गौर से देखें, मस्तिष्क का डायग्राम कैसा होता है, इस तरह से।
ठीक है ना। इस तरह से पूरा आपका डायग्राम बटा रहता है। यहाँ एक पिंड होता है, फिर यहाँ एक ग्रंथि होती है, ठीक है ना। पूरा ब्रेन इस तरह से बटा होता है। ये आपकी जो लाइन जाती है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की जाती है ना, इसको स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते हैं अपन, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुज्जु, ठीक है। और ये आपकी जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं आपके थाइमस। इसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, थाइमस नहीं सॉरी थैलेमस, क्या लिखते हैं थैलेमस। और इसके नीचे जो होता है वो क्या लिखते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्लैंड, मटर के दाने की जैसी पिट्यूटराइन हार्मोन सिक्रेट करती है ना, नियंत्रण समन्वय का काम करती है, उपापचय दर को नियंत्रित करती है, कई सारे कार्य इसके। तो ये आपके प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क कह लो, अग्र मस्तिष्क से प्रमस्तिष्क वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। ये आपके मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, ये पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। तो इस तरह से मस्तिष्क का पूरा एक डायग्राम बटा हुआ है आपके हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थैलेमस कौन सा पार्ट है ये आपको ध्यान रखना। ये वाला जो बड़ी सी एक ग्लैंड दिखाई देगी वो आपके थैलेमस है ना, उसके नीचे एक हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, इस थैलेमस को चेचक भी बोलते हैं ना। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ताप नियंत्रण का केंद्र कहलाता है ये, भूख और प्यास का नियंत्रण का केंद्र कहलाता है ना। जब भी आपको भूख वर्णन लिखेंगे अपन, इसका फंक्शन लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियल बता दूं आपको कि हाइपोथैलेमस जो होती है आपके, वो हाइपोथैलेमस किसका भाग है, आपके प्रमस्तिष्क का पार्ट है, ठीक है। प्रमस्तिष्क में भी एक अग्र मस्तिष्क नाम आएगा, उस अग्र मस्तिष्क पश्च ऐसा करके एक नाम आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये हाइपोथैलेमस आती है। और हाइपोथैलेमस करती क्या है, भूख प्यास ताप का नियंत्रण करती है। क्या करती है, भूख प्यास और ताप का नियंत्रण करती है। जब हंगर लगती है, थ्रस्ट लगती है, आप कुछ देर के लिए, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप घर पे बैठे हुए हैं, कहीं पे भी झीमने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, तो क्या होता है, आपको बहुत अधिक मात्रा में भूख लगी हुई होती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी शरीर के बाहर का फंक्शन है और आप उसे ऐसे ही एजुअली कैजुअली उसको कंट्रोल करना है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही दो तंत्र बता दिए थे, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये दो ऐसे सिस्टम बताए थे जिसके द्वारा ही पूरी बॉडी कंट्रोल है। आप यूं मत समझना कि बॉडी ने कैजुअली कोई चीज़ कंट्रोल कर ली है, ऐसे ही हो गया है, ऐसा ही कभी कभी नहीं होता। जो भी हो रहा है वो आपके फंक्शन के तौर पर, शरीर के कार्यों के तौर पर हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज आपके इंटरनल बॉडी के विदाउट परमिशन कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आप जेब से एक पेन भी निकाल रहे हो, दैट मीन्स वो माइंड के कंट्रोल में है ना। ऐसे ही हाथ उठ नहीं गया और पेन हमने फेंक नहीं दिया, क्योंकि कंट्रोल में होता है। अगर ऐसे हाथ पेन को निकाल के, कोई चीज निकाल के, कोई पॉकेट से पैसे निकाल के फेंक देता तो ब्रेन को कभी पता ही नहीं चलता, है ना। तो खोए हुए पैसे तो कभी मिलते ही नहीं, है ना। घर में एक चीज़ अपन इधर उधर रख के भूल जाते हैं, ऐसा होता है, अक्सर होता है ना। आप नोटबुक कहीं रख देते हैं ना, बहाना मिल जाता है आपको क्लास में आके, सर कॉपी कहीं रख दी है, मिल नहीं रही है, लेकिन दूसरे दिन मिल जाती है। वो कैसे मिल गई, क्योंकि आपने प्रेशर डाला अपने ब्रेन के ऊपर, है ना। तो ब्रेन के प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि आपके एकदम से दिमाग की बत्ती जलने लग गई और आपने पता लगा लिया कि नहीं मैंने कॉपी वहाँ रखी थी। लेकिन रखने का काम आपके ब्रेन ने नहीं किया था, रखने का काम आपके हाथों ने किया था। क्योंकि ताक में जब कोई चीज़ रखी जाती है तो वो आपके हाथों के द्वारा रखी जाती है, तो हाथों ने रखने का काम किया था, लेकिन ब्रेन ने उस चीज़ को अपने अंदर बैठा लिया था कि उक्त वस्तु, निम्न प्रकार की वस्तु या इस नाम की वस्तु को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे किचन में मम्मी काम कर रहे हैं, है ना, किचन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनमें कहाँ सामान कौन सा
किस में भरा हुआ सब आइडिया होता है। चाय पत्ती वाला बक्सा कौन सा है, शक्कर वाला कौन सा है ना, मिर्ची वाला कौन सा है, हल्दी वाला कौन सा है, धनिया वाला कौन सा है, सब के बारे में नॉलेज होता है। पूरे घर के अंदर कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी हो सबका नॉलेज हमें होता है। लेकिन रखने का काम, क्रिया को करने का काम, चलने का काम हमारी बॉडी के ऑर्गन करते हैं, लेकिन याद करने का काम, स्मरण का काम, याददाश्त का काम आपके ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो कई सारी एक्टिविटी आपकी बॉडी करती है, लेकिन सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपके ब्रेन के द्वारा हो रहा है। तो ये ब्रेन ही सबसे एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। लेकिन आपने कई बार ऐसी चीजें देखी होगी, जब इसका कंट्रोल अपने ब्रेन से निकल जाता है, दिमाग का कंट्रोल अपने बॉडी पे नहीं रहता है, तो व्यक्ति उस कंडीशन में क्या कहलाता है, पागल सा बन जाता है ना। आपने कहीं अपने आसपास गांव में देखे होंगे इस तरह के व्यक्ति जो अपने दिमाग को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कैसे भी कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, कैसे भी खाना वो खा लेते हैं, पड़ी हुई चीज़ को उठा के खा लेते हैं। तो वो क्या है, आपका ब्रेन का कंट्रोल बॉडी से हट चुका है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा क्या करना है, इस तरह से अवेयर के रखना है कि जैसे कोई छोटे बच्चों को सहला के रखते हैं उस तरह से इसको हमेशा अवेयर के रखना है। क्योंकि ये जब इंजर्ड होगा तो आपके किसी न किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को ही नुकसान पहुंचाएगा। कई बार आप सुनते हो एक्सीडेंट में किसी की आंखें चली जाती है, कई बार एक्सीडेंट में किसी की याददाश्त चली जाती है ना, सुनने की क्षमता चली जाती है, बोलने की क्षमता चली जाती है। तो ये सारी चीज़ कैपेसिटी हो रही है, ये लॉस जो हो रही है कैपेसिटी का, ये किसी न किसी इंजर्ड पर्सन के होता है, क्योंकि उस पार्ट को उसने डैमेज किया है जो आपके एक्सीडेंट की वजह से वहाँ चोट कर गया था। तो पर्टिकुलर जो पार्ट डैमेज होगा, पर्टिकुलर उसी का फंक्शन डैमेज हो जाएगा। व्यक्ति को चोट लगने पर उसको याददाश्त अगर लॉस्ट हो चुकी है तो व्यक्ति देख पा रहा है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे पिताजी है, माताजी है, भाई बहन है, बीवी बच्चे, उसको ये चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता। बाकी उसको ये सारी चीज़ें पता रहती है, खाने की चीज़ें खाता हूँ, ये बैठने की चीज़ें बैठ जाता हूँ, यहाँ सोने की चीज़ें सो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें नॉलेज में रहती है, लेकिन मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो इस ब्रेन को आप कभी अवेयर के रखें। तो ये हाइपोथैलेमस का जो भाग है आपके क्या का भाग कहलाता है, भूख प्यास ताप नियंत्रण केंद्र, ठीक है, हंगरी का। तो उस वक्त जब आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना नहीं बनाया है, वो कहते हैं बेटा रुक जा, 1 घंटा वेट कर ले, तो उस भूख को कंट्रोल में करने के लिए हाइपोथैलेमस उस वक्त एकदम से फंक्शन में आ जाएगा और आप क्या कहेंगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी वेट कर लेते हैं। जैसे स्कूल में आए और आपको मान लो भूख लगी, फिर भी आपको लंच तक रुके रहना है, तो लेकिन बीच में आप खा नहीं सकते, तो वो आपने आपको बॉडी को कंट्रोल में किया, वो इस भूख को इस हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल किया। ऐसे हम कंट्रोल में नहीं आ गए। अगर मैडम से आपने छुट्टी मांगी, मैडम मुझे प्यास लग रही है, मेरे को पानी के लिए जाने दो, मैडम ने नहीं जाने दिया, अगले पीरियड तक आपको वेट करना पड़ा, तो उस प्यास को भी जब कंट्रोल किया तो वो भी आपके हाइपोथैलेमस की वजह से कंट्रोल हुआ। ऐसे ही आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं कर रहे, तो वो हाइपोथैलेमस वाला भाग कंट्रोल करेगा। ऐसे ही थैलेमस, पिट्यूटरी, कई सारी ग्लैंड्स आएगी। तो आप इस तरह से अपना डायग्राम, ये तो मैंने रफली बनाया है ना, फेयर में नहीं बनाया, लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ होता है ये बताने के लिए आपको बता दिया। ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये अग्र मस्तिष्क हो गया, अग्र मस्तिष्क में ये पश्च मस्तिष्क आ जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये पश्च मस्तिष्क में चला जाएगा ना, क्योंकि ये आपकी क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा एक वर्ड आएगा है ना, किस में आएगा, ये पश्च मस्तिष्क में एक नाम आएंगे, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा नाम आएगा, उस मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या फंक्शन होगा, वो आपकी शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस, क्या बोलेंगे उसको, इनवॉलेंट्री एक्शन। 2 तरह के एक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक। जैसे मैंने किसी को हाथ उठा के थप्पड़ मारा, ये कंट्रोल वाला पार्ट है, ऐच्छिक क्रिया है, चाहे मारूं या ना मारूं। पैर से चल रहा हूँ, चाहे यहाँ खड़ा रहूँ, चाहे वहाँ खड़ा रहूँ, चाहे फुटपाथ पे चलूँ, रोड पे चलूँ, चाहे खाऊं या बोलूँ, नहीं खाऊं नहीं बोलूँ, है ना, चाहे सुनूं या नहीं सुनूं, ये सब चीज़ें क्या होती है, वॉलेंट्री एक्शन में आती है, नहीं ऐच्छिक क्रियाओं में आती है। लेकिन कुछ शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, श्वसन, ये सब चीज़ें क्या हैं, अनैच्छिक क्रियाओं में, इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आती है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी जब कंट्रोल में करने वाला पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये आपके कुछ हद तक अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में कर लेता है ना। आप बच्चे आपस में खेलते नहीं, देख कौन किसके सामने कितनी देर तक देख सकता है, देखो, फिर पलके यूँ चौड़ी करके एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते रहते हो, उस वक्त आपकी पलकें नहीं चमकती है। तो वो कारण क्या है, उस वक्त आपके मेडुला ऑब्लांगेटा ने उन अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर लिया है। कुछ वक्त के लिए आप क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को रोकते हैं,
ये कहते हैं सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं, रोक लेते हैं। तो वो आपके काम करने वाला कौन है, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो कुल मिला के काम क्या हो गया इसका, अनिश्चित क्रियाओं पे नियंत्रण करना है, किसका, मेडुला ऑब्लिगेटा पे। और हाइपोथैलेमस का क्या हो गया, ताप भूख प्यास का नियंत्रण। तो कुछ चीज़ें तो आप इस डायग्राम से सीधे समझ रहे हैं। अब अपन वन बाय वन एक एक करके एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम को आप ऐसे रफली बनाएं और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि क्या आपके वो फेयर की तरह बनने लग जाए, तो सीख जाएंगे आप। क्योंकि डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो डायग्राम से ही देखा जाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था, मस्तिष्क के लिख लेते हैं इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र को लिखेंगे फोर ब्रेन, मध्य को लिखेंगे मिड ब्रेन और पश्च को लिखेंगे हैंड ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या आ जाएगा, अग्र मस्तिष्क में आपके 2-3 तरह की चीजें आ जाएगी। एक तो आ जाएगा प्रमस्तिष्क, क्या आ जाएगा, प्रमस्तिष्क। जो अपने को अग्र मस्तिष्क में पढ़ने वाली चीजें वो लिख देता हूं मैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च। इसके अंदर अपने को पढ़ना है एक तो थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क आता है और अग्र मस्तिष्क क्या है, लगभग आपके 80 से 85% जो भाग है आपके मस्तिष्क का वो आपका अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। और वही अग्र मस्तिष्क है जो आपके पूरी बॉडी के लिए नियंत्रण का काम करेगा। और उस अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क जो है उसका अपन वर्णन देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है अपने को। पहले थोड़ा सा टेबल उतार लें आप। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये टेबल आप बना दें एक बार, फिर अपन आगे की कार्रवाई करें, ठीक है। तो वर्णन आप डाल दें प्रमस्तिष्क से। तो टेबल बन गया आपके, तो अपन हेडिंग डाल देंगे प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में अपन इस प्रमस्तिष्क के पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये टेबल बना के प्रमस्तिष्क लिख लें, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क वाले भाग से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने पढ़ लिया है और आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि आपके MBBS के लेवल का आ जाएगा, आपके जितना है उतना आएगा। और ये कोई हार्ड भी चीज़ें है नहीं, क्योंकि ईजिली आप जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया वैसे वैसे अगर घर पर आप भी प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे या फिर वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ देख ही रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास नोट्स तो आ जाएंगे PDF फॉर्मेट में। तो आपको ऐसा नहीं करना, जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, उसमें आप क्या करोगे, लिखोगे भी सही। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन नोट्स में आपको मिले या नहीं मिले इसकी गारंटी मैं लेता नहीं। वैसे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप मेरे साथ अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ें आएगी ही नहीं। आप सीधे अगर यूँ समझ लो कि बैठे बैठे हमको सारी चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा है नहीं, थोड़ा एफर्ट भी लगाना जरूरी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लिया था, अब उनके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। जैसे बोमन्स कैप्सूल है तो फिल्ट्रेशन कैसे करता है, क्योंकि फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो सीधे पढ़ोगे कि यूरिन फॉर्मेशन हुआ कैसे। मैं वहाँ पे सीधे ही बात करूँगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे इस कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे इस कंपोनेंट का होता है, ये परमीबल होता है, ये इम्परमीबल होता है, वाटर से परमीबल है कि इम्परमीबल है, ये सब हम बातें
करेंगे वहाँ पे सीधे फिजियोलॉजी में, वहाँ से यूरिया कैसे बना उसके बारे में देख लेंगे, यानी नेफ्रिक फिल्टर से स्टार्ट हो गया आपके यूरिया कैसे एक्सक्रीट हुआ वो फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे, लेकिन वो करता कैसे काम, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ कैसे उसके बारे में देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, बॉमन्स कैप्सूल के बारे में सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बॉमन्स कैप्सूल नहीं कहलाता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब है क्या, तो जो आज का टॉपिक है आपका फर्स्ट जिसको हम पढ़ने वाले, ये सारे ABCD से आपको ध्यान रखना, इसको एक दूसरे से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, वहाँ पे PCT भी आ जाएगा आपका, DCT भी आ जाएगा और लूप ऑफ हैंडल भी आ जाएगा। तो जो सबसे पहला है वो है आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स या मालपिगियन बॉडी भी कह सकते हैं इसको, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं मालपिगियन बॉडी, इसको क्या कहेंगे, मालपिगियन बॉडी, या फिर हो जाएगा आपका रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी मालपिगियन बॉडी है उसको दूसरा क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। और ये मालपिगियन बॉडी होता क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने अभी तक आपको इसके बारे में बताया नहीं है मालपिगियन बॉडी क्या है, और मैं कह रहा हूँ कि हम तो वही पढ़ने वाले जो पहले देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मालपिगियन बॉडी, या फिर आपके सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है मालपिगियन बॉडी से आप क्या समझते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मालपिगियन बॉडी है क्या, किसको मालपिगियन बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन को तो सीधा ही मैं रिवॉल्व कर देता हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। मालपिगियन बॉडी उसको कहा जाता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यानी बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनको तो पढ़ा आपने। ये 2 पार्ट जब साथ में होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, मालपिगियन बॉडी। मतलब जब भी आपको कोई सीधा पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय मालपिगियन बॉडी, या आप मालपिगियन बॉडी के बारे में क्या जानते हो, तो आपको सीधे यही बताना है, बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों जब साथ में होते हैं स्ट्रक्चर, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया मालपिगियन बॉडी क्या होता है। तो आपने ये तो पढ़ रखा है बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बारे में, ये क्या होता है, तो ये आपके कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, और ग्लोमेरुलस क्या होता है, इसके अंदर 50 कैपिलरीज होती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी आर्टरी से जो अराइज होकर फिर जो फाइन कैपिलरीज बनती है, उन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और कितनी होती है, 50 होती है, कितनी, 50 कैपिलरीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये तो क्लियर है आपका। तो यहाँ पे मैं डायग्राम एक बार वापस बना रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें नहीं होगी, उसी को हमको पढ़ना है। तो जैसे अपन बॉमन्स कैप्सूल की बात करें तो ये कैसा था आपका, कप लाइक स्ट्रक्चर था, ये तो हमने देख लिया था। आपके कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, बॉमन्स कैप्सूल का था, लेकिन वहां पे हमने डिस्कस नहीं की थी, पर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो जो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन दिख रही है हमको, एक आउटसाइड मेम्ब्रेन है और एक इनसाइड मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है, इनसाइड होगी, और ये वाले क्या हो जाएगी, आपके आउटसाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके आउटसाइड मेम्ब्रेन, और ये वाली जो होगी वो क्या होगी, इनसाइड हो जाएगी। तो ये होगी इनसाइड मेम्ब्रेन। ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं की थी कि इनसाइड मेम्ब्रेन कौन सी है, आउटसाइड मेम्ब्रेन कौन सी है। हमने सिर्फ देखा था ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं। तो हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका बॉमन्स कैप्सूल। और अकेले बॉमन्स कैप्सूल की बात नहीं है, यहाँ पे हम मालपिगियन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो मालपिगियन बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्या, बॉमन्स कैप्सूल हो जाएगा। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन है। तो 2 मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, विसरल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। और जो आपके आउटसाइड होती है उसको कहते हैं हम पैराइटल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन नहीं कहो तो इसको वॉल कह सकते हो। वॉल और मेम्ब्रेन एक ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे वही टर्म लिखूंगा जो आपकी किताब प्रिफेयर करती है। तो विसरल मेम्ब्रेन, और इसको क्या कहेंगे, पैराइटल मेम्ब्रेन। ये वाली जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, पैराइटल मेम्ब्रेन, पैराइटल वॉल या मेम्ब्रेन। तो आउटसाइड वाले को कहेंगे पैराइटल और इनसाइड वाले को कहेंगे हम विसरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये बनी किससे होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो जो आपकी विसरल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी होती है, एक स्पेशल टाइप्स की सेल से बनी होती है, उसको कहते हैं हम पोडोसाइट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी विसरल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स।
अब ये क्या है, तो पोडोसाइट सेल्स होती है जो स्पेशल टाइप्स की सेल है, इसलिए इनको डिफरेंट नाम दिया गया। और स्पेशल टाइप की सेल्स कैसी होती है, उसके अंदर लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उन सेल्स के अंदर क्या होता है, लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बता दूं आपको पोडोसाइट्स होती कैसी है, तो पोडोसाइट्स की बात करें तो वो कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। ये एक सेल है आपकी और ये क्या है, पोडोसाइट्स है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लेग लाइक स्ट्रक्चर और फिंगर लाइक भी कह सकते हैं, लेकिन फिंगर लाइक माइक्रोविलाई को कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसका उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी पोडोसाइट्स या पोडोसाइट। और ये कैसी होती है, लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी विसरल वॉल के अंदर, मेड अप ऑफ पोडोसाइट, यानी आपकी जो विसरल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, पोडोसाइट से बनी होती है। तो हम इस विसरल मेम्ब्रेन को अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे विद पोडोसाइट्स। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेल्स में बना रहा हूँ वो क्या आपकी पोडोसाइट्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये हो जाएगी आपकी सेल्स, कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। और इनके बीच में क्या होता है, एक पोर होता है या गैप होता है बीच में। ये कंप्लीटली आपस में अटैच नहीं होती है, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। आपको गैप भी ध्यान रखना वो। तो ये हो जाएगी आपकी पोडोसाइट्स। तो ये हो जाएगी आपकी पोडोसाइट्स। तो इसको हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी पोडोसाइट्स। और ये जो वॉल है आपकी वो क्या कहलाएगी सॉरी, ये वॉल कहलाएगी जिससे मिलके बनी है आपकी पोडोसाइट, उसको कहेंगे हम विसरल वॉल। और ये किससे बनी होती है, पोडोसाइट से बनी होती है। और इनके बीच में जो गैप होता है उसको भी याद रखना है। एक पोर है, अपन जानते हैं ये गैप है यानी क्या, एक छेद बना हुआ है, तो पोर कहते हैं हम उसको। इस पोर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्लिट पोर। क्या कहेंगे, स्लिट पोर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन पोडोसाइट, स्लिट पोर कहते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका स्लिट पोर। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, यानी आपके जो पैराइटल वॉल स्टार्ट होती है जहां से, जिसको आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन, ये तो इनसाइड होगी, और इसके बाद क्या होगी, आपकी आउटसाइड मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी। तो ये जो आपकी आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है ये भी किसी सेल से ही बनी होगी। और वो सेल्स कौन सी होती है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ये सेल्स होती है मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ, ये बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम। ये 11th क्लास के अंदर आता है, अगर आपने पढ़ा हो पहले, तो इसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। इसको क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम कहा जाता है। अब ये स्क्वामस एपिथेलियम क्या होगा, ये सिंपल सेल्स होती है जो कुछ ऐसी लाइनिंग की तरह बनी होती है इसके ऊपर। इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक ही कलर से। तो ये कुछ ऐसी बनी हुई रहती है, आपने देखा भी होगा स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। ये हो जाएगी आपके स्क्वामस एपिथेलियम, जो आपके नेक रीजन तक क्या करेगी, इसको कवर करेगी। इसके बाद आपका पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। तो पीसीटी के अंदर जो सेल्स आती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हो जाएगी आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये सेल्स कौन सी है, तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पैराइटल वॉल होती है, पहले होती क्या है, तो ये जो आपके बोमन्स कैप्सूल है उसकी जो आउटसाइड मेम्ब्रेन है या आउटसाइड वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल वॉल कहते हैं। और वो किससे बनी होती है, तो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये जो सेल्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी स्क्वामस एपिथेलियम हो जाएगी, स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मालपिगियन बॉडी की या रिनल कॉर्पस्कल की बात कर रहे हैं, अकेले बोमन्स कैप्सूल की बात नहीं कर रहे। भले मैंने यहाँ पे लिखा बोमन्स कैप्सूल, इसके बाद इसके अंदर ऐड क्या होगा, तो आपका होगा ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा मालपिगियन बॉडी किसको कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि अपन को स्पेस मिले और ग्लोमेरुलस को भी हम क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको पोडोसाइट्स के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है आपकी जो विसरल वॉल होती है किससे बनी होती है, पोडोसाइट से बनी होती है। और यही क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है। क्या बनाती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। लेकिन ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन कैसे रही है वो भी हम आगे देखेंगे, अलग से मैं इसको ड्रॉ करके बता दूंगा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिट पोर होगा। पोडोसाइट्स एज ए चलनी काम करती है, जैसे अपन चलनी की बात करें कि जैसे पानी वगैरह छानने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पोडोसाइट सेल्स आपकी यहाँ पे काम करेगी, जो ब्लड को फिल्टर करके प्लाज्मा या नेफ्रिक फिल्टर
ब्लड आपके नेक रीजन में लाने का काम करती है, और स्क्वामस एपिथेलियम तो पैराइटल वॉल होगी आपके। और इसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो हमने पहले भी स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ से क्या राइज होगा, अफेरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर की तरफ क्या निकलता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल। और दोनों के थिकनेस की बात करें तो अफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती है उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और इफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती है आपके उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, नैरो हो जाती है वो ट्यूब, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तभी फिल्टर ब्लड आपका इजीली हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके अफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ से इससे क्या होगी, अटैच होगी, और ये जाके आगे क्या हो जाती है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, इसको कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये हो जाएगी आपके इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्या होती है, फाइन होती है, और ये वाली इसके कंपैरिजन में क्या होती है, थिक होती है। मतलब अफेरेंट सॉरी आर्ट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, थिकर देन कंपैरिजन टू इफेरेंट आर्ट्रियोल। और ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अंदर एंटर करेगा, लेकिन निकलने के लिए क्या है, यहाँ पे नैरो ट्यूब है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये कंटेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएगा और निकलने के लिए गैप क्या बहुत ही कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल्टर होगा। हम भी जानते हैं यहाँ पे कि जैसे कहीं से आप एंटर कर रहे हो, वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट लगा हुआ है, तो आप बहुत सारे मतलब भीड़ में क्या करोगे, एंटर कर जाओगे, लेकिन निकलने के लिए क्या है, दरवाजा बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा और तभी आप बाहर जा सकते हो। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, ब्लड एंटर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी होता है, लेकिन फिर आगे बढ़ते ही हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, फाइन कैपिलरीज आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाती है, फाइन कैपिलरीज आ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये आप बाहर निकलेगा एफेरेंट आर्टरीज, वो भी क्या है, बहुत ही नैरो ट्यूब है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जो भी फिल्टर होना होता है, यानी प्लाज्मा फिल्टर होके कहाँ पे आ जाता है, आपके कहाँ पे आ जाएगा, बॉमस कैप्सूल की नेक के अंदर आ जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, उस फिल्टर हुए मतलब सब्सटेंस को हम कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो ये जो आपके फाइन यहाँ पे कैपिलरीज बनी है, इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती है, 50 कैपिलरीज होती है, 50 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। तो इसके अंदर 50 टाइप्स की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ग्लोमेरुलस क्या होता है, और आपका ये माल्पिगियन बॉडी क्या होता है, आपको वो ध्यान रखना। और पोडोसाइट्स के बारे में बताया, स्लिट पोर, स्क्वामस एपिथेलियम, ये भी हमने देख लिया। मतलब आपका बॉमन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाते हैं, माल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा आता है, इसलिए मैं वापस इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, माल्पिगियन बॉडी किसको कहते हैं। तो बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल प्लस आपका हो जाएगा ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, माल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्लियर हो गया। एफेरेंट आर्ट्रियल से ब्लड क्या होता है, आपके बॉमस कैप्सूल की तरफ आता है, वो जाएगा आपके ग्लोमेरुलस में, और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पोडोसाइट से ये क्या हो जाएगा, फिल्टर होगा, और फिल्टर होके स्लिट पोर से आपके किसके अंदर आ जाएगा, आपके नेक वाले रीजन में, बॉमस कैप्सूल के नेक वाले रीजन के अंदर आता है। फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और जब आपको एक साथ स्ट्रक्चर पूछा जाए, यानी 7 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ गया, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन में अगर आया, तो आपके एक साथ आएगा तो आपको सबके बारे में डिस्कस कर ले, लेकिन हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ताकि आप उसको समझ सको। एक साथ अगर मैं बता दूंगा इसको, तो वैसे टाइम की कमी होती है यहाँ पे, लेकिन एक साथ बता भी दूंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करूंगा तब तक तो आपको पिक्चर समझ में आएगी, लेकिन आगे जाते ही क्या हो जाएगा, सस्पेंस बढ़ता जाएगा कि पीछे क्या था, क्योंकि पीछे वाली चीजें याद नहीं रहेगी तो आगे वाले से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे अब। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पार्ट्स को अलग अलग मतलब क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप इसको क्या कर सको, फिर बाद में आपको हर पार्ट समझ में आ जाए, एक साथ आप असेंबल करके भी किसी को समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ग्लोमेरुलस जो होती है उसके अंदर 50 कैपिलरीज होती है, और यहाँ पे हमने पोडोसाइट्स की बात कर ली, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी कैसे होती है, वर्क कैसे करती है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे आ रही है आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल, इनके बीच में यानी आपके पोडोसाइट्स है, और पोडोसाइट्स और आप अफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी कैपिलरीज होगी। इन कैपिलरीज के बीच में एक पोर्शन होता है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये भी ध्यान रखना।
यहाँ पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जब कैपिलरीज आती है, और कैपिलरी और पोडोसाइट्स के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिल्टर करने के लिए तीन चीजें, एक तो आपकी कैपिलरीज है जो फाइन है बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा पतली होती है, उनके बाद आता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर आती है आपकी पोडोसाइट्स। यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों की वजह से आपका ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद वो स्लिट पोर से आपके नेक रीजन में आता है, यानी स्लिट पोर भी होते हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लिट पोर होते हैं जिनके थ्रू ये बाहर निकलेगा। फिर तो हम देख लेते हैं किसके बारे में, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में। मैं अलग से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में समझ में नहीं आया तो आप अलग से भी उसको नोटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो हमने जो यहाँ पे देखा वही वहाँ पे ड्रॉ करने वाले। तो जैसे मैं बता दूँ आपके कैपिलरीज की, किसकी, कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज ऑरेंज होती है, जैसे हम इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे यहाँ पे, तो जो आपकी कैपिलरीज है ये समझ लीजिए ये आपकी क्या है, कैपिलरीज है, ये क्या आपकी कैपिलरीज है। और जो कैपिलरीज होती है इनके बीच में भी क्या होता है, गैप होता है। मैंने इनको पास में नहीं बनाया है ऐड करके, ठीक है। तो ये जो गैप होता है इनके बीच में, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, इस गैप को हम कहते हैं फेनेस्ट्री। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्री। जैसे स्लिट पोर था वैसे वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेनेस्ट्री आ जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका फेनेस्ट्री, यानी ये क्या आपकी कैपिलरीज है, ये क्या है आपकी कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहेंगे, फेनेस्ट्री। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, इनसे जस्ट अटैच होती है आपकी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे आ जाएगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये समझ लीजिए ये आपके किडनी की या नेफ्रॉन की क्या चलनी है। तो ये हो जाएगी आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जस्ट नीचे क्या होगा आपका, पोडोसाइट्स होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपकी पोडोसाइट्स, यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, माइनर गैप होता है, लेकिन वो माइनर गैप भी बहुत ही काम का होता है, आपको वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोडोसाइट्स, तो ये हो जाएगी पोडोसाइट्स। और इनके बीच में क्या होता है, ये होगी आपकी पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। और इनके बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिट पोर। क्या कहते हैं, स्लिट पोर। और जिनके थ्रू क्या होगा, फिल्ट्रेट आपके बोमस कैप्सूल के नेक रीजन में कलेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगी आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। और इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, मालपिगियन बॉडी होता क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर से एक बार इसको दोहरा रहा हूँ कि एक हो जाएगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये नहीं आपके बूंद बूंद से ही गड़ा पड़ता है। 13 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, और वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको 13 क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए बाद का पेपर उसको ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, मालपिगियन बॉडी किसको कहते हैं, बोमस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, मालपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल कहेंगे। अफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल। इसमें मेन ध्यान रखना है कि आपकी जो बोमस कैप्सूल होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, विसरल वॉल और आपकी पैराइटल वॉल। विसरल वॉल क्या होती है, इनसाइड वाली वॉल को हम कहते हैं विसरल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। पैराइटल वॉल जो होती है वो क्या होती है, मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। आपको ध्यान रखना, पोडोसाइट्स लेग लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होती है। इसके बाद आपके जो स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल सेल्स होती है, और आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में, मतलब पोडोसाइट जो होती है उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, उसको हम स्लिट पोर कहते हैं। और ग्लोमेरुलस के बारे में भी बता दिया, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद जो बचता है वो है आपका पीसीटी, इसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनली, फिर आएगा आपका डीसीडी। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।